बहुजन संवाद में आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद से अप्रवासियों के ऊपर जिस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही हैं, उससे पूरी दुनिया हतप्रभ है। अमेरिका आज नहीं बसा है, ये 47वें राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति आते जाते रहे हैं, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई कभी देखी नहीं गई है। इसे बर्बर कार्रवाई की श्रेणी के अंदर पूरी दुनिया देख रहा है। आखिरकार ये कार्रवाई क्यों की जा रही है और क्यों अप्रवासियों के खिलाफ में ट्रंप ये कार्रवाई करना चाहते हैं? अप्रवासियों की क्या भूमिका रही है अमेरिका को बनाने में, उसका निर्माण करने में, उसको मजबूती देने में, उसको इस ऊंचाइयों तक पहुंचाने में? सबसे पहले संजय पारिक जी से मैं जानना ये चाहूंगा कि जो कुछ अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है और इसको आप किस तरीके से आप देखते हैं? और पूरी दुनिया में इसका कोई भी एक तरीके से रिटेलिएशन नहीं हो रहा है। लोग जो है वो ये कहते हैं कि अगर आप अपने लोगों को नहीं ले जाएंगे तो हम 100% टैरिफ आपके ऊपर लगा देंगे। ये बात की धमकी जो है वो हर बात के ऊपर जो है ना, जैसे हर बात पे वो लोग गाली देते हैं, ऐसे ये इनका तकिया कलाम बन गया है ट्रंप का कि ये नहीं मानोगे तो 100% टैरिफ लग जाएगा। और फिर जो है एक के बाद एक देश उनकी बात को मानते चले जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि संजय पारिक जी अपना एक प्रतिक्रिया इसके ऊपर रखें। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ये मुझे लगता है महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हालांकि हमारी जो चर्चाएं होती हैं अक्सर हमारे देश में और देश के अंदर जो बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इस बार आपने, क्योंकि ये जो आपने ठीक बोला कि मैं पीयूसीएल के हिसाब से नहीं, क्योंकि मैं सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल लॉ से जुड़ा हूँ बहुत समय तक, तो मैं उस पर्सपेक्टिव को बताना चाहूँगा। देखिए, जो मास डिपोर्टेशन हो रहा है और उसके साथ डिटेंशन करके, मतलब ये है कि अगर किसी को डिपोर्ट करना है तो आप उनको डिटेन करेंगे और डिटेन करने के बाद में उनको डिपोर्ट करने की कार्रवाई होगी। अमेरिका के अंदर ड्यू प्रोसेस जिसे बोलते हैं उसको मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन, हालांकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको आर्बिट्रेरी एक्शन को बताया है आर्टिकल 1421 में, लेकिन ड्यू प्रोसेस क्लॉज जो वहां पर अमेरिका में है उसके अंदर ये कि आप कोई भी इस तरह का कार्य जो लाइफ लिबर्टी को अफेक्ट करता हो डायरेक्टली, उसको आप नहीं कर सकते। कि इसका मतलब ये है कि आप दूसरे व्यक्ति को कोई अपना जो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उसको डिफेंड करने के लिए समय देंगे कुछ न कुछ। अभी क्या हुआ है कि ट्रंप ने एक के बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू किए हैं। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के अंदर यही है कि आप इन लोगों को डिटेन करिए, जैसा आप बता रहे थे अभी उसमें शुरू में अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, और उसके बाद में मैसिव डिपोर्टेशन की बातें हो रही हैं। तो अक्सर जब इस जल्दबाजी में काम होता है तो आपको जो लीगल रिसोर्सेज होती हैं उनको भी टैप करने का समय नहीं मिलता। इसके अलावा ये किया है उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कि जो इस तरह के एनजीओस थे, जो एनजीओ इन स्थितियों के अंदर लोगों की मदद करते थे, उन एनजीओस की मदद को भी सस्पेंड कर दिया है। मतलब यह है कि अब जो लोग वहां पर हैं उनको जो डिपोर्ट करने की कार्रवाई होगी, वो डिपोर्ट करने की कार्रवाई में उनको कोई समय भी नहीं मिलेगा कि जो लीगल सहायता है उस लीगल सहायता को प्राप्त कर सके। पहले ये मैक्सिको के बॉर्डर के ऊपर जाकर के इन्होंने कैंप्स बना दिए थे, तो अब वो सारे वहां पर जो बॉर्डर के ऊपर कैंप्स बनने वाले हैं जहां पर ये लोग रहेंगे, तो उनकी स्थिति जो है वो नेचुरली जिस तरह की स्थिति वहां रहने की होगी वो तो प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि सारे बॉर्डर के किनारे वहां पर जमघट सा बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स है, ये हमको समझने की बात है कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर अगर हम मानते हैं कि ह्यूमन राइट्स कॉमन है और सबके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने इन कई केसेस के अंदर जो असमीज को लेकर के आया, दूसरा यहाँ पर बांग्लादेशी जो बॉर्डर से आ जाते हैं उनको लेकर के आया, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना भी था कि जो ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 21 है, लाइफ और लिबर्टी के जो
प्रोविजंस हैं उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। बाकी आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन आप कैंप्स में इस तरीके से नहीं रख सकते कि उनकी जो रहने की स्थिति है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो, जिसे बोलते हैं कि एनिमल एग्जिस्टेंस की तरह अगर उनको रखा जाए तो वो सब चीजें नहीं मानी जा सकती। तो ये जो इनका जो जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है। इसके अलावा कुछ चीजों के अंदर, क्योंकि रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है उसको इन्होंने पहले साइन किया हुआ, उसके बारे में एक्ट भी बनाया हुआ है, तो उसके भी बहुत सारे जो कंटिन्यूड वायलेशंस पहले से किए आ रहे हैं, तो अमेरिका उसको वायलेट करता रहता है। तो मोरलेस देखा जाए तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उनको लोग चैलेंज करने के लिए जब भी जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, लेकिन उसके पहले जो मैसिव डिपोर्टेशन की कार्रवाई है उसके अंदर लगे हुए, मुझे लगता है कि काफी, मुझे जो मैंने फिगर कहीं पढ़ा 47.8 मिलियन लोग हैं जिनका वो डिपोर्टेशन के बारे में बातचीत हो रही है कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि केवल अपने अपने यहाँ तो सोच हो ही रही है और लोग बात कर रहे हैं, पूरे अन्य देशों में वर्ल्ड ओवर भी इस चीज की बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है ह्यूमन राइट्स की इश्यूज कहीं ना कहीं उठेंगे और लोग उनको जो इंटरनेशनल कोर्ट में या इंटरनेशनल फोरम में भी ले जाएंगे, ऐसा लगता है। सलीम खान साहब के पास में मैं आऊंगा कि ये जो एक पूरी दुनिया में तमाम सारे तानाशाह हुए, हिटलर से लेके मुसोलिनी तक, लेकिन इस तरीके का डिपोर्टेशन वाला काम मास लेवल के ऊपर किसी दूसरे शासक ने किसी देश में किया क्या, हम पाशा जी से भी जानेंगे, लेकिन मैं अभी सलीम खान साहब से ये एक बात पूछ रहा हूँ। दूसरा, आपको इसमें क्या लगता है कि कोई भी देश जो है, ये मतलब कायदे से ब्रिक्स को इसके अंदर लीड लेनी चाहिए थी, लेकिन ब्रिक्स को जिस तरीके से थ्रेटन किया है, मुझे लगता है कि उसको तो और ज्यादा इससे उसका एक तरीके का मोबिलाइज करने में ब्रिक्स को बहुत आसानी होनी चाहिए। और ब्रिक्स तो काफी ज्यादा आगे बढ़ गया है और पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक के तौर पर वो आज खड़ा है। तो अगर वो अपनी वास्तव में अगर करेंसी बना लेता है तो डॉलर का तो अता पता नहीं चलेगा कुछ ही समय के बाद, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। लेकिन ये सब लीडरशिप से होता है। तो आपको क्या ब्रिक्स के अंदर कोई ऐसी लीडरशिप इस समय दिखलाई पड़ रही है जो एक टेक ऑन कर सकेगी जो है ट्रम्प के साथ में, या इवन चाइना क्या उसके लिए तैयार होगा सामने आने के लिए? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में आपने ब्रिक्स की बात कही, तो ब्रिक्स तो ये करने ही वाला है, चाहे ट्रम्प आता चाहे कमला हैरिस आती, ये एक फैसला हो चुका है। और इसका नुकसान जो है वो डॉलर को होगा, डॉलर अपने अंत की तरफ जा रहा है, ये एक टोटली अलग कहानी है। इसको ट्रम्प रोक नहीं सकता चाहे उल्टा लटक जाए। आपने इससे पहले एक प्रश्न पूछा था कि भाई सारी दुनिया के देश हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे। ये बहुत मूलभूत प्रश्न है और मैं समझता हूं इसका जवाब जो है वो नेशन स्टेट के कंसेप्ट में है। ये विचारधारा जो आई कि भाई को हर मुल्क अपने देश के हित में कुछ भी करे, सही या गलत, किसी की अधिकारों का हनन करे, किसी पे जुल्म करे, अत्याचार करे, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाए तो उसका सीधा जवाब यह है कि आप जो है हमारे अंदर के मामलात में, इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसीलिए जब कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट हमारे खिलाफ आती है तो हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय, वो ये कहता है कि ये जो है वो मोटिवेटेड है और ये हस्तक्षेप है। तो ये इसके ऊपर आज सारी दुनिया जो है वो एग्री हो गई है कि ठीक है भाई, हम नेशन स्टेट है। और ये सारे शासक ये नहीं चाहते कि ये जो अत्याचार अपने लोगों पे करते हैं इस पे कोई और बाहर का हस्तक्षेप करे, इसलिए ये दूसरे पर भी हस्तक्षेप नहीं करते, इल्ला ये कि कोई कमजोर मिल जाए इनको या जहां इनका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ। असल में सवाल बेसिक ये नहीं है कि ये जिनको ये लोग कह रहे हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ये इनका वहां रहना कितना जरूरी है
और ये किस तरह से टैक्स देते हैं, किस तरह से अमेरिकन इकोनॉमी को डेवलप करने में इनका कंट्रीब्यूशन है, आबादी से ज्यादा का, किस तरह से इनोवेशन होता है, किस तरह से ये बच्चे जो पढ़ने जाते हैं इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी सर्वाइव होती है, और किस तरह से उनकी जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन आता है। ये सब रैशनल बातें हैं, लेकिन ट्रंप साहब का रैशनैलिटी से कोई संबंध नहीं है। ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं, ये इसको हम भारतवासी सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ भी एक ट्रंप बैठा हुआ है। तो हुआ ये कि ट्रंप के लिए ये चुनाव, पहली बात तो टिकट मिलना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने जो है वो क्योंकि वो तो क्रिमिनल, उसके ऊपर तो क्राइम हो गया ना, उसको सजा ये दी कि तुमको कोई सजा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जुर्म सिद्ध हो गया है कोर्ट में, इसलिए उसका टिकट मिलना मुश्किल था। लेकिन किसी तरह उसने टिकट ले लिया, इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन इस बात पे लड़ा कि मैं जो है वो आप लोगों को, यानी अमेरिकन व्हाइट सुपरमिस्ट लोगों को जो आज बुरे हाल में हैं अपने कर्मों की वजह से, उनको खुशहाल बनाऊंगा। अब खुशहाल कैसे बनाऊंगा, तो उसको एक विलन की जरूरत थी। वो विलन कौन थे? जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जिनकी वजह से अमेरिका तरक्की कर रहा है, उनको, यानी जो हीरो है उसको उन्होंने विलन बना के पेश कर दिया, और ये कहा कि मैं जो है इन सबको निकाल दूंगा तो देश में खुशहाली आ जाएगी। इनके खिलाफ उसने अपने वोटर्स के दिल में नफरत पैदा की, और जब किसी एक समुदाय के खिलाफ, चाहे वो देश की बुनियाद पे हो या धर्म की बुनियाद पे हो या रंग की बुनियाद पे हो, आप नफरत पैदा कर देते हैं, तो जब आप उस पे जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो जिसके खिलाफ, जिसके दिल में उसके लिए नफरत पैदा की गई है, वो खुश होता है। उसको लगता है कि हाँ भाई, ये हमारा बहुत ही हमारा अच्छा काम कर रहा है, ये हमारा दुश्मन है, ये बाहर से आए हुए लोग हमारे दुश्मन है, ये उनको तकलीफ दे रहा है, ये उनको दुख दे रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है। तो अब ट्रंप, आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ट्रंप को ये बात मालूम है कि वो अमेरिका में खुशहाली नहीं ला सकता, क्योंकि उसके साथ जो लोग हैं, एलन मस्क जैसे, वो लोगों को जो है वो पैसे कमाने का उसको मौका देना है। जब वो पैसे कमाएंगे ज्यादा ज्यादा, जैसा कि उन्होंने पिछले 1.5 महीने में $33 बिलियन कमाए हैं, तो उसके नतीजे में वहां की जो जनता है, जिसमें अमरीकी जो वहां के पुराने हैं और नए हैं, ये सब तकलीफ में आएंगे। तो उनका ध्यान उस एक्सप्लॉइटेशन की तरफ से हटाने के लिए ट्रंप को ये सब ड्रामे करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ भी मोदी जी को कभी जो है सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ता है, कभी एनआरसी का चक्कर चलाना पड़ता है, कभी वक्फ बिल का धमाका करना पड़ता है। ये मजबूरी ट्रंप की भी है, और इसका शिकार जो है वो बेकसूर लोग हो रहे हैं, और ऐसे लोग हो रहे हैं जो कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले हैं। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन ये जो लोग झूठे वादे करके इलेक्शन जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, ये उनकी मजबूरी है, और इनकी मजबूरी की कीमत आम लोग चुकाते हैं, इसलिए ये बहुत दुखदायक सिचुएशन है।